नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कुचाम सिटी नागौर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं जगदीश प्रसाद आपके साथ हर रोज जुड़ता ही हूँ पशुपालन विज्ञान के साथ में। आज अपना जो विषय रहने वाला है वो रहने वाला है पशुओं का बधियाकरण। पशुओं का बधियाकरण। आज का अपना कौन सा टॉपिक रहने वाला है? पशुओं का बधियाकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कास्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स। कास्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए, जब अपन टर्मिनोलॉजी में वैसे तो बात करी थी, कास्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? कास्ट्रेशन का मतलब होता है पशुओं की प्रजनन, जो नर पशु होता है उसकी क्या है प्रजनन क्षमता होती है, जो ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है, उसको क्या है समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? कास्ट्रेशन या बधियाकरण। मतलब जो भी प्रजनन करने की क्षमता होती है नर पशु की, चाहे उसको आप बैल के रूप में देखिए या फिर भैंसे के रूप में देखिए, उसकी क्या है प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? बधियाकरण कहते हैं। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं किसकी? बधियाकरण की। कि बधियाकरण का क्या मतलब होता है? बधियाकरण किसे कहते हैं? बधियाकरण का मतलब होता है नर पशु की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना। नर पशु की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। बधियाकरण या कास्ट्रेशन कहलाता है। देखिए, कास्ट्रेशन करते क्यों है? कास्ट्रेशन करने के अपने पास बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। कास्ट्रेशन करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है या जो मेन जो अपना टारगेट होता है कास्ट्रेशन करने का, वो ये होता है कि उस पशु को अपने को क्या करना है? खेती के उपयोग में लेना। क्या करना है? खेती के उपयोग में लेना। क्यों? क्योंकि यदि कास्ट्रेटेड जो पशु होता है उसमें क्या है वृषण, जो शुक्राणु होते हैं या जो स्पर्म्स होते हैं, उनका निर्माण क्या है बंद हो जाता है, और उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है या एनर्जी जो वेस्ट होती है, वो एनर्जी वो पशु क्या करता है आपका खेती करने के लिए या कोई भी फिजिकल काम करने के लिए उसको क्या है उपयोग में ले सकता है। तो ठीक है, कास्ट्रेशन करने का सबसे बड़ा उपयोग है या फिर जो मेन एम होता है कास्ट्रेशन करने का, वो यही होता है कि आप उसको क्या है पशु को खेती के काम में ले। ठीक है, इसके अलावा और भी एक काम होता है कि आप उसको एज ए टीजर वूल के रूप में भी काम में ले सकते हो। उसकी भी अपन बाद में बात करेंगे कि टीजर वूल क्या है। तो देखिए, बात होगी अपनी पशु का क्या है बधियाकरण। बधियाकरण के बाद में बात करें अपन इसके एक दो रिलेटेड इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि बधियाकरण है वो किस उम्र में करना चाहिए और कौन सी ऋतु में करना चाहिए। ठीक है, बधियाकरण कर रहे हैं तो बधियाकरण की भी एक फिक्स उम्र होनी चाहिए। ये तो है नहीं आप 10 साल बाद में बधियाकरण कर रहे हो या 5 साल बाद में बधियाकरण कर रहे हो। एक फिक्स उम्र होती है, उस उम्र में आप यदि बधियाकरण करते हो तो आपका पशु क्या है ज्यादा बेनिफिशियल होता है या ज्यादा उपयोगी हो सकता है। यदि उम्र की बात करूं मैं, ठीक है, उचित उम्र किसके लिए? बधियाकरण के लिए उचित उम्र है वो बड़े पशु में अलग होती है। ठीक है, बड़े पशु की बात करूं तो मैं कौन से कह सकता हूँ? गाय या भैंस या फिर ऊंट की भी बात कर सकते हैं बड़े पशु, या फिर छोटे पशु जैसे भेड़ बकरी हैं, उनमें दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, बात करें बड़े पशुओं की। बड़े पशु में कब करते हैं? ठीक है, बड़े पशु में आपका करते हैं 1 साल की उम्र में, 1 वर्ष की उम्र में क्या है आपका बधियाकरण करते हैं। किस उम्र में करते हैं? 1 वर्ष की उम्र में। कई जगह आपको क्या लिख सकता है 1.5 से 2 ईयर के भी लिखा मिल सकता है। कई जगह है कुछ किताबों में 1.5 से 2 साल भी लिखा है, कई जगह 1 वर्ष भी लिखा है। तो ज्यादातर किताबों में है वो आपका क्या लिखा रहता है 1 वर्ष की उम्र में क्या करना चाहिए आपको? बधियाकरण करना चाहिए। किसमें? बड़े पशुओं के अंदर आपको बधियाकरण करना चाहिए 1 वर्ष की उम्र में। बात करते हैं फिर छोटे पशुओं की। कौन से छोटे पशु? छोटे पशुओं में कब करना चाहिए? तो छोटे पशुओं में आपको करना चाहिए 1 महीने की उम्र में। देखिए, दोनों में आपको ध्यान में रखना है। एक में तो है 1 वर्ष की उम्र, किसमें? बड़े जो पशु होते हैं, मतलब जिनका क्या है वेट ज्यादा होता है या साइज बड़ी होती है, उनमें तो करते हैं 1 वर्ष की उम्र में। जबकि जो पशु छोटे होते हैं जिनकी साइज छोटी होती है, उनमें कब करते हैं? 1 महीने की उम्र में करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पशु का बधियाकरण है कितनी उम्र में करना चाहिए? बड़े पशु में 1 वर्ष की उम्र में, जबकि छोटे पशु में कितने करना चाहिए?
1 महीने की उम्र में करना चाहिए। बात करते हैं ऋतु की, कह सकते हैं या किस सीजन में करना चाहिए, वर्ष में किस टाइम पे करना चाहिए, तो वो टाइम भी आपको ध्यान में रखना है कि पशु का जो बधियाकरण है वो आपको करना चाहिए शीत ऋतु में करना चाहिए। कब करना चाहिए? शीत ऋतु में आपका क्या करना चाहिए? शीत ऋतु में आपका क्या है? बधियाकरण करना चाहिए। कब करना चाहिए? शीत ऋतु, जिसको अपन कह सकते हैं विंटर, मतलब सर्दियों की बात कह सकते हैं कि सर्दियों में आपको क्या करना चाहिए? बधियाकरण करना चाहिए। तो उस सीजन में क्या है, ज़्यादा सूटेबिलिटी रहती है और पशु के लिए भी ईजी रहता है कि उसको ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी बेसिक सी किसके बारे में? बधियाकरण के बारे में या कास्ट्रेशन के बारे में कि कास्ट्रेशन होता क्या है, कब करना चाहिए और कौन सी ऋतु में करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अपने पास मेथड्स है, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा अपन क्या है बधियाकरण कर सकते हैं इनका पशुओं का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन मेथड्स ऑफ कास्ट्रेशन की। मेथड्स ऑफ कास्ट्रेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ कास्ट्रेशन हिंदी में कहे तो अपन इसको कह सकते हैं बधियाकरण की विधियां। ठीक है, बधियाकरण की विधियों को अपन डायरेक्टली ऊपर से देखें तो 2 प्रकार से अपन उसको क्या है क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। वो 2 कौन कौन सी विधियां हैं उसकी बात करें तो 2 विधियां हैं। नंबर 1 पहली विधि है वो है ग्रामीण विधि। कौन सी विधि है? ग्रामीण विधि। ग्रामीण विधि आप लोग सब जानते ही होंगे, आपके घर पे भी करते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बता देंगे अभी। और दूसरी है वैज्ञानिक विधि। दूसरी कौन सी है आपकी? वैज्ञानिक विधि। पहली अपन ने पढ़ी थी, सॉरी पढ़ी नहीं अभी लिखी है, ग्रामीण विधि, और दूसरी अपनी वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि को इंग्लिश में कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, देखिए ग्रामीण विधि है उसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, कोई इंपॉर्टेंस की भी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना, इस विधि को अपन कहते क्या है? इसको कहते हैं हमरिंग ऑफ टेस्टिस। क्या कहते हैं? हमरिंग ऑफ टेस्टिस। देखिए इसका मतलब क्या होता है? जो टेस्टिस होता है उसको पीटना, सीधा सीधा सा अर्थ देके जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं किसी भी नर पशु के, उसको क्या करना है? पीटना है। और पीटा के क्या करना है? उनको तोड़ मरोड़ के घायल कर देना है। तो उससे क्या होगा? आपके फिर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा और पशु किस प्रकार का हो जाएगा? आपका बधिया हो जाएगा। आपको ग्रामीण विधि में बस केवल और केवल एक चीज ध्यान में रखनी है, इसका अपन क्या कहते हैं? हमरिंग ऑफ टेस्टिस, मतलब उसको पीटना है। किसको? टेस्टिस को या वृषण को पीटना है। वो क्रिया किस में करते हैं? अपन ग्रामीण विधि के अंदर करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी ग्रामीण विधि की। ठीक है, अब अपने उपयोग की जो बात है, अपने काम की जो चीज है वो है अपनी कौन सी? वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि अपने काम की। इसके अंदर अपन फिर से डिटेल से बात करते हैं। क्या करेंगे? इसकी डिटेल से बात करेंगे। यही अपने इंपॉर्टेंट की है, एग्जाम की दृष्टि से कहिए, चाहे आप अपने यदि आप खुद पशुपालन कर रहे हैं तो भी आपके उपयोग की। ठीक है, वैज्ञानिक विधि की बात करूं तो वैज्ञानिक विधि के अंदर अपने 3 मेथड्स पढ़ेंगे। कितने मेथड्स पढ़ेंगे? 3 तरीके पढ़ेंगे। 3 तरीके वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पहला तरीका है अपना, वो है रक्तहीन तरीका। कौन सा है? रक्तहीन, मतलब इसके अंदर करेंगे तो क्या होगा? आपका खून नहीं आएगा, रक्त का प्रवाह बाहर नहीं होगा, बाहर किसी भी प्रकार का आपका ब्लड है वो बाहर नहीं दिखाई देगा। रक्तहीन विधि है पहली वाली। कौन सी है? रक्तहीन, मतलब इस प्रकार से यदि इस विधि से आप क्या करते हो? कास्ट्रेशन करते हो, बधियाकरण करते हो, तो आपके पशु का क्या है? खून बाहर नहीं आएगा, आपको बाहर किसी भी प्रकार का खून नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पहली मेथड होगी रक्तहीन विधि। दूसरी विधि बात करें सेकंड कौन सी विधि अपने पास? सेकंड विधि है चीरा लगाकर। अब देखिए चीरा लगा रहे तो सीधी सी बात है, खून बाहर आना ही है, चीरा लगाकर। सेकंड जो मेथड है वो कौन सा है? अपना चीरा लगाकर। 1 बाय 1 इनकी डिटेल से भी स्टडी करते हैं। एक बार नाम लिख लेते हैं। रक्तहीन पहली, दूसरी है अपनी चीरा लगाकर। ठीक है, 2 विधियां होगी। और नंबर 3 जो विधि है वो कौन सी होगी? अपने नंबर 3 जो विधि है वो है अपनी रासायनिक विधि। कौन सी है? रासायनिक विधि। ये 3 विधियां हैं जो किस काम में आती है? आपके
बधियाकरण करने के लिए काम में आते हैं। किसके अंदर? नर पशु के अंदर बधियाकरण के लिए 3 विधियां हैं। किसकी? वैज्ञानिक विधि की पढ़ रहे हैं। वैसे तो अपने पास एक पहले थी वो ग्रामीण विधि, वो अलग मेथड था। अभी पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक विधियां, तो उसमें 3 विधियां हैं। पहली आपकी रक्तहीन विधि, दूसरी है आपकी चीरा लगाकर, और तीसरी है आपकी कौन सी? तीसरी वाली कौन सी? आपकी रासायनिक विधि। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं 1 बाय 1 एक एक विधियों के बारे में कि आपकी एक एक विधियां क्या क्या कहती है। नंबर एक है रक्तहीन। ठीक है, रक्तहीन विधि। रक्तहीन में फिर से 2 क्लासिफिकेशन है। सर ये कितने क्लासिफिकेशन होंगे? बस ये लास्ट ही है। तो इसके अंदर भी क्या है? 2 क्लासिफिकेशन है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। 2 कौन कौन से भाग है? पहला भाग है बर्डीजो कास्ट्रेटर के द्वारा। बर्डीजो कास्ट्रेटर, आप लोगों में से काफी ने नाम भी सुना होगा इसका, बर्डीजो कास्ट्रेटर द्वारा। और नंबर 2 विधि है वो आपकी है इलास्ट्रेटर द्वारा। इलास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर द्वारा। ये आपके 2 विधियां हैं। किसकी है? रक्तहीन विधियां हैं। इनके द्वारा क्या है? यदि आप क्या करते हो? बधियाकरण करते हो, कास्ट्रेशन करते हो, तो आपके पशु की क्या है? रक्त बाहर नहीं आएगा। अब इन दोनों विधियों को समझने से पहले अपन एक छोटा सा एक डायग्राम है उसको समझ लेते हैं। वो डायग्राम किसका बनाते हैं? अपन बनाते हैं वृषण का। किसका बनाते हैं? वृषण, या जिसको अपन कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, देखिए आपके जनरली टेस्टिस की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। देखिए टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, आप जनरली जानते होंगे थोड़ा बहुत, इस टाइप की आपकी क्या है? टेस्टिस की स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, मैं नीचे बना देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत आएगी। थोड़ा ऊपर कर लेता है इसको और यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यह है आपकी क्या है? लगभग इस टाइप में आपका क्या है? टेस्टिस होता है। ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस टेस्टिस में आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपके 2 प्रकार की क्या है? नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, 2 ट्यूब्स पाई जाती है। ठीक है, वो ट्यूब्स भी मैं बना देता हूँ आपके सामने। एक ये ट्यूब्स, एक ये ट्यूब्स। ये तो एक ही प्रकार की ट्यूब है। इसके अलावा एक ट्यूब और बना देते हैं अपन। एक हो गई आपकी ये वाली ट्यूब्स और एक हो गई ये वाली ट्यूब्स। ठीक है, मतलब एक ही ट्यूब्स के 2 प्रकार हैं, डबल पाई जाएगी क्योंकि 2 वृषण होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। दोनों में क्या है? एक एक प्रकार की होगी। ये दोनों सेम ही है, इस प्रकार ये है और उस प्रकार ये है। ठीक है, और ये दोनों सेम है। अब इनके नाम क्या क्या है? देखिए मैं इसको नाम दे देता हूं आपका। इसको कहते हैं स्पर्मेटिक कोड नलिका। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक स्पर्मेटिक ग्रीन कलर दिख नहीं रहा होगा शायद, अपन दूसरा कलर ले लेते हैं। अपने पास कलर का ऑप्शन खूब सारा है। अपन ले लेते हैं येलो वाला ही ले लेते हैं। इसको कहते हैं स्पर्मेटिक कोड नलिका। कोड नलिका। ठीक है, इधर भी इसकी यही नाम है। नाम इधर लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि इसका नाम है वो क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी कह सकते हैं इसको, या शुक्राणु का जो ट्रांसफर करती है शुक्रवाहिनी, इसका क्या नाम होता है? आपका शुक्रवाहिनी। ठीक है, 2 प्रकार के आपके अंदर क्या है? नलिकाएं होती है। नंबर 1 आपकी है स्पर्मेटिक कोड नलिका, और दूसरी प्रकार की आपकी नलिका है वो किस प्रकार की है? शुक्रवाहिनी नलिका। 2 प्रकार की नलिकाएं हैं। अब इन दोनों के मैं आपको काम भी बता देता हूं, इनके काम क्या क्या होते हैं। देखिए स्पर्मेटिक जो कोड नलिकाएं होती है ये काम करती है आपको क्या है? जो वृषण होता है उसको क्या काम करती है? वृषण को आपका क्या है? भोजन का काम करती है। वृषण को क्या करती है? ये पहली चीज भोजन देती है, भोजन की आपूर्ति करती है। दूसरी चीज उसको रक्त की सप्लाई करती है, और तीसरी चीज उसको क्या है? O2 की सप्लाई करती है। 3 चीजें आपको क्या करती है? ये सप्लाई करती है। किसको? वृषण को। यहाँ पर क्या है? आपके वृषण पाए जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है,
इस वर्ण को क्या है, भोजन की आपूर्ति, रक्त की आपूर्ति और O2 ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो कौन सी नलिकाएं कर रही है, आपकी स्पर्मेटिक कोड नलिकाएं कर रही है, ठीक है। जबकि आपकी शुक्रवाहिनी नलिका, जो ये वाली नलिका है, ये क्या काम करती है, ये काम करती है आपका किसका, शुक्राणु का ट्रांसफर करने का। शुक्राणु का क्या करती है, शुक्राणु का ट्रांसफर करती है या परिवहन करती है। ये क्या काम करती है, शुक्राणु के परिवहन का काम करती है, ठीक है। शुक्राणु का परिवहन मतलब यहाँ शुक्राणु बनेंगे आपके, यहाँ से ये ले जाके कहाँ पर छोड़ेगी, आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वहां तक ले जाके क्या करेगी, आपके स्पर्म को छोड़ेगी। जबकि आपकी स्पर्मेटिक कोड नलिका वो क्या करती है, वो इसको भोजन वगैरह देने का काम करती है। अब चलो आते हैं अपन किस पे, अपने मेथड्स के ऊपर। अपने पास दो मेथड है, एक तो है बर्डीजो कास्ट्रेटर द्वारा, दूसरा है इलास्ट्रेटर के द्वारा। अभी मैं आपको इनके डायग्राम दिखा देता हूं। पहले तो एक तो बर्डीजो कास्ट्रेटर का डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बर्डीजो कास्ट्रेटर क्या है, ये किसका डायग्राम है, बर्डीजो कास्ट्रेटर का डायग्राम है। इस प्रकार का आपका क्या है, इक्विपमेंट होता है, क्या है, एक यंत्र होता है इस प्रकार का। इसको यदि आप दबाते हो यहाँ से, तो यहाँ से क्या है, ये कलेक्ट हो जाता है, यहाँ से क्या दब जाता है। इसके अंदर यदि आप कुछ भी रखते हो तो वह क्या है, बुरी तरीके से दब जाता है उसको, या फिर वो कट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार का क्या है आपका बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र है। इस टाइप के होते हैं, और भी बहुत सारे डायग्राम है, ठीक है। इस प्रकार का आपका क्या है, यंत्र है। अब इस यंत्र का करेंगे क्या, अपन इस यंत्र को लेके आएंगे और पशु के जो विवर्षण होते हैं यहाँ पर से इसको क्या है, दबा देंगे। क्या करेंगे, दबा देंगे, जोर से दबा देंगे तो होगा क्या, दबा देंगे तो इसकी जो दोनों नलिकाएं हैं, स्पर्मेटिक कोड नलिका और शुक्रवाहिनी नलिका है, वो क्या है, या तो कट हो जाएगी या फिर बुरी तरीके से दब जाएगी। तो क्या है, उनमें जो भी ट्रांसफर हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी आ जा रहा है, वो सारा का सारा क्या है, समाप्त हो जाएगा। उसमें आने जाने की जो भी प्रक्रिया है वो क्या है, खत्म हो जाएगी। अब ये देखिए, स्पर्मेटिक कोड का काम है भोजन देना, रक्त देना, O2 देना। अब यदि वो कट गई या बंद हो गई तो वो क्या करेगी, इधर नीचे तक भोजन नहीं दे पाएगी, ऑक्सीजन नहीं दे पाएगी, रक्त की सप्लाई नहीं दे पाएगी। तो क्या होगा, यहाँ की जो भी सारी एक्टिविटी है वो क्या है, बंद हो जाएगी। और एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो क्या है, यहाँ पर आपका स्पर्म का निर्माण भी है बंद हो जाएगा, ठीक है। स्पर्म का निर्माण बंद हो जाएगा तो क्या है, आपका पशु किस प्रकार का हो जाएगा, बदिया हो जाएगा, क्या है, किसी काम का नहीं रहेगा। इसके फिर यह क्या है, जब लगातार बंद रह जाती है तो आपकी स्पर्म भी क्या है, धीरे धीरे सिकुड़ के क्या है, लगभग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें वापस एक्टिवेशन नहीं किया जा सकता। इसमें किसी भी प्रकार की यदि आप वापस नलियां जोड़ भी देते हो तो फिर भी कोई उपयोगी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बर्डीजो कास्ट्रेटर में, यहाँ जो दोनों नलिकाएं हैं इनको जोड़ से क्या है, बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र होता है उसके द्वारा क्या है, दबा देते हैं। दबाने से क्या है, दोनों आपकी नलिकाएं हैं वो कट जाती है या समाप्त हो जाती है। फिर से क्या है, इनकी एक्टिविटी सारी खत्म हो जाती है, ना तो यहाँ से स्पर्म बाहर जा पाते हैं, ना कोई भोजन का ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये पशु किस प्रकार का हो जाता है, बदिया हो जाता है, ठीक है। ये तो काम में आती है आपकी बर्डीजो कास्ट्रेटर में, ठीक है। दूसरा अपने पास मेथड है वो कौन सा है, वो है इलास्ट्रेटर। अभी चलिए इलास्ट्रेटर भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, इस प्रकार का होता है आपका इलास्ट्रेटर यंत्र। क्या होता है, इलास्ट्रेटर यंत्र होता है। इसको यदि आप यहाँ से दबाते हो तो यहाँ से ये मुंह क्या है, खुलेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे खुलेगा तो ये आपका इसके अंदर क्या है, एक रबड़ लगा रखा है, रबड़ की रिंग लगा रखी है। ये रबड़ की रिंग है, ऐसे खुलेगी। इस रबड़ की रिंग को करेंगे क्या, आप इस रबर की रिंग को क्या है, आप जो भी वर्षण है उसके अंदर पहना देंगे, अंदर ले जाकर। इसको जब यहाँ से क्या है दबाते हैं तो ये क्या ओपन होगी, बड़ी हो जाएगी। डायग्राम तो देख लिया, ये रबर की रिंग होती है। रबर की रिंग की सहायता से इसमें क्या है, उपयोग में लेते हैं। इसकी रबर की जो रिंग है उसको क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ले जाकर, जब पहले तो अपन बर्डीजो कास्ट्रेटर में तो क्या कर रहे थे, इसको दबा रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, एक रिंग होती है रबर की, उस रिंग को क्या है, यहाँ पहना देते हैं। बड़ी टाइट रिंग होती है, उसको यहाँ पहना देंगे तो वो भी क्या काम करेगी, आपको इन नलिकाओं को क्या है, बंद कर देगी, सीज कर देगी। तो वही की एक्टिविटी इसमें होने वाली जो पहले वाले में हो रही थी। क्या होगा, आपका भोजन का आदान प्रदान है, रक्त का आदान प्रदान है, ऑक्सीजन जो आ जा रही है वो बंद हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके जो शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, स्पर्म का निर्माण है, वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आपका पशु आपका बतिया हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटीज है। अब इसमें तो केवल डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र रहता है, उसका उपयोग में लेंगे और क्या है, दबा के उसको समाप्त कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको करना यह है, इसमें एक रबर की रिंग है वो पहना दी जाती है। क्या है, रबर की रिंग पहना दी जाती है। रबर की रिंग या छल्ला कह दीजिए, रिंग को वृषण कोष पर पहना दिया जाता है, को वृषण कोष पर पहना दिया जाता है। अब इस पे पहना दोगे आप तो क्या होगा,
आपका वर्षण है वो क्या है, समाप्त हो जाएगा और आपका पशु किस प्रकार का हो जाएगा, बधिया हो जाएगा। तो ये दो विधियां हैं आपके सामने, अच्छे से समझ में आएगी। दोनों के डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। ये तो है आपका इलास्ट्रेटर, जिसके द्वारा अपन क्या है, इलास्ट्रेशन ये अंदर है, इसके द्वारा अपन क्या है, जो रबर का छल्ला होता है वो उसके अंदर पहनाते हैं। जबकि ये वाला है अपने है बर्डिजो कास्ट्रेटर, तो इसको क्या है अपन यहाँ पे आपको क्या है, टेस्टिस को रख के दबा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपकी जो भी नलिकाएं की एक्टिविटी है वो समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार से आपका पशु क्या है, बधियाकरण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बर्डिजो कास्ट्रेटर और इलास्ट्रेटर। ये दोनों की दोनों ही विधियां किस प्रकार की आपकी, रक्तहीन है। इनको दबा रहे हो या रबर पहना है तो बाहर कोई किसी भी प्रकार का रक्त नहीं आता है, तो यह क्या है, और इनको है जो आप यदि यूज में लेते हो तो यूज में लेने में भी ईजी रहती है, क्योंकि आपको जो पशु है ज़्यादा दर्द भी नहीं होता उसको, तो पशु के लिए भी सूटेबल रहती है। साथ ही साथ में आपकी क्या है, इजीली भी रहती है, रक्त वगैरह भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये अपनी होगी पहली विधि, कौन सी, रक्तहीन विधि। ठीक है, किसकी विधि है, ये वैज्ञानिक विधियां पढ़ रहे हैं अपन। वैज्ञानिक विधियों में पहली विधि आ गई अपने रक्तहीन विधि। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रक्तहीन के बाद में अपने पास दूसरा जो मेथड था वो कौन सा था, चीरा लगाकर। दूसरी विधि कौन सी थी अपने, दूसरी विधि थी वो अपनी थी चीरा लगाकर। अभी देखिए चीरा लगाकर, ये तो डायरेक्ट सीधा पता चल ही रहा है। आपको करना क्या है, आपका जो वर्षण कोश होता है उसके अंदर क्या है, चीरा लगाएंगे और उसके जो वर्षण है वो बाहर निकाल देंगे। तो वर्षण बाहर निकाल देंगे तो उसमें क्या है, स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, और स्पर्म का निर्माण नहीं होगा तो क्या है, आपका पशु किस प्रकार का हो जाएगा, बधिया हो जाएगा। तो इसके अंदर करते क्या है, पशु के वृषणों को चीरा लगाकर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पशु के क्या है, जो भी आपके वर्षण कोश होते हैं उनके अंदर चीरा लगाएंगे और उसके जो वर्षण है बाहर निकाल लेंगे, तो उसकी सारी एक्टिविटी क्या है, समाप्त हो जाएगी और आपका पशु क्या है, बधियाकरण हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका तो ईजी है, चीरा लगा के कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें दो तीन चीजें आपको क्या है ध्यान में रखने वाली, वो कौन कौन सी है। एक तो ये है छोटे पशु में उपयोगी है। कैसे पशु में, छोटे पशु में, बड़े पशु में इसको उपयोग में नहीं लेते, छोटे पशु को क्या है, उपयोग में लेते हैं। छोटे पशु में उपयोगी है, बड़े पशु में क्यों नहीं लेते, क्योंकि भाई साहब बड़े पशु को चीरा लगाओगे तो वो आपको चीरा लगा देगा। क्या करेगा, आपको चीरा लगा देगा। तो अपन क्या करते हैं, छोटे पशु को जमीन पे गिरा के उनका क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। जब ये ऊपर वाली जो अपन ने विधि पढ़ी थी वो किस में पढ़ी थी, ऊपर वाली विधि है वो किस में लेते हैं, अपन बड़े पशुओं में काम में लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो विधि है इसको किस में लेते हैं, अपन बड़े पशु में काम में लेते हैं। बड़े पशु में जो अपन पढ़ी थी पहले वाली कौन सी विधि थी, वो थी अपनी रक्तहीन जो विधि पढ़ी थी वो वाली है बड़े पशु में। जबकि चीरा लगाने वाली जो विधि है किस में लेते हैं, ये छोटे पशु में काम में लेते हैं। ठीक है, छोटे पशु में काम में ले लिया, ठीक है, ले तो लिया, लेकिन इसका एक नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। और वो नुकसान कौन सा है, वो नुकसान ये है, इस विधि को यदि आप काम में ले रहे हो तो इसके द्वारा आपको एक बीमारी हो सकती है और उस बीमारी का नाम है छूत की बीमारी। क्या है, इस विधि से छूत की बीमारी का खतरा रहता है। कौन सी विधि से छूत की बीमारी का खतरा रहता है, आपके चीरा लगाकर यदि आप वर्षण बाहर निकाल रहे हो तो उससे क्या है, आपका छूत की बीमारी होने का क्या है, डर रहता है। क्या रहता है, आपके छूत की बीमारी रहने का डर रहता है। ठीक है, और ये मुख्यतः कौन से पशु में काम में ली जाती है, यदि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से यदि पूछे कि यह विधि किस पशु में काम में ली जाती है, तो वो आपके ली जाती है सूअर के अंदर काम में ली जाती है। ये विधि किस में काम में ली जाती है, आपके सूअर के अंदर क्या है, ये विधि काम में ली जाती है। सूअर में ये विधि उपयोगी है। ये विधि काम में ली जाती है आपके कौन से पशु में, सूअर के अंदर।
ठीक है। इस विधि में आपको यही चीजें ध्यान में रखनी। सबसे पहले तो क्या है आपका पशु का वर्षण का है, कार्य बाहर निकाल देते हैं। दूसरी चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि छोटे पशु में उपयोगी है। तीसरी चीज इसमें ध्यान में रखनी है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, इसमें छूत की बीमारी फैलने का डर रहता है। आपको बाई चांस मान लिया एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि छूत की बीमारी फैलने का कौन सी विधि के द्वारा ज्यादा डर रहता है, तो कौन सी विधि के द्वारा रहेगा आपका चीरा लगाकर की जाने वाली जो विधि होती है उसमें क्या है, छूत की बीमारी होने का डर है वो सबसे ज्यादा रहता है। और सुअर में पूछ ले आपको कि सुअर में कौन सी विधि है जो बधियाकरण के काम में लेते हैं, तो कौन सी विधि काम में लेते हैं, चीरा लगाकर जो अपन विधि है, चीरा लगाकर वर्षणों को बाहर निकालने की जो विधि है वो काम में लेते हैं किसमें, सुअर के अंदर। तो ये बात हो गई अपनी दो विधियों की। कौन कौन सी विधि, पहली विधि अपन ने पढ़ी थी, पहली विधि पढ़ी थी अपन ने, कौन सी पढ़ी थी, पहली विधि पढ़ी थी, अभी देख लेते हैं, भूल गया मैं तो खुद ही। पहली विधि पढ़ी थी अपन ने रक्तहीन विधि पढ़ी थी, ठीक है। फिर दूसरी विधि पढ़ी थी अपन ने चीरा लगाकर। अब और तीसरी विधि कौन सी बची अपने, रासायनिक विधि, ठीक है। तीसरी विधि कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, तीसरी विधि पढ़ी थी अपन ने रासायनिक, पढ़ी नहीं अब पढ़ेंगे, रासायनिक विधि। तीसरी विधि कौन सी है अपनी, रासायनिक विधि है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रसायनों का यूज में लिया जाता है। और दूसरी चीज रासायनिक विधि है आपके किसके उपयोगी है, ये केवल और केवल आपके पक्षियों के अंदर उपयोग में ली जाती है। कौन सी विधि है जो पक्षियों में उपयोग में ली जाती है, वो है आपकी रासायनिक विधि। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है ये पक्षियों के अंदर उपयोग में ली जाती है, ठीक है। ये पक्षियों में, पक्षी जानते होंगे आप लोग जो उड़ते हैं, पक्षियों में उपयोगी है। अपन देखिए पक्षियों की बात करें तो अपने बाकी पक्षियों का क्या करना है, मोर का, अपने को चिड़िया का क्या करना है, अपन पक्षी कौन सा पढ़ते हैं, अपन तो केवल और केवल क्या पढ़ते हैं, मुर्गी पढ़ते हैं। और मुर्गी का अपने को क्या करना, अपने को तो किसका मतलब है, मुर्गे का मतलब है बधियाकरण करना। तो मुर्गे का क्या करेंगे, बधियाकरण करके अपने को क्या चाहिए, मुर्गा चाहिए, मुर्गा का क्या करना है, बधियाकरण करना है। तो आपको पूछ ले मुर्गे में बधियाकरण की कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो आपकी रासायनिक विधि काम में ली जाती है। और पक्षियों में जो भी आपके यदि कोई दूसरा पक्षी भी आप पालन कर रहे हो तो उसमें भी यदि आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी पक्षियों के अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है, रासायनिक विधि, या फिर ऐसे पूछ ले कि रासायनिक विधि है वो किस प्रकार के पशुओं में उपयोगी है, किस में उपयोगी है, तो वो किस में है, आपके पक्षियों में उपयोगी है, ठीक है। किस में उपयोगी है, पक्षियों के अंदर उपयोगी है, ठीक है। अब बात कर रहे थे अपन मुर्गे की, तो मुर्गे के अंदर करते क्या है, मुर्गे भाई साहब को क्या है, इसको नशा चढ़ा रहता है, तो इसके नशे में क्या है, इसके गर्दन पे दो चार मारते हैं। क्या करना है, इसको गर्दन पे दो चार मारेंगे। इसके गर्दन पे क्या है, एक छोटा सा कट लगाते हैं और उस कट के अंदर क्या करते हैं, एक टेबलेट रख देते हैं, ठीक है। वो टेबलेट कौन सी रखते हैं, वो टेबलेट रखते हैं स्टील वेस्ट्रोल की, एक टेबलेट आती है छोटी सी, वो टेबलेट रख देते हैं। और वो स्टील वेस्ट्रोल क्या होती है, वो स्टील वेस्ट्रोल है वो इसकी मादा का क्या होता है, मुख्य प्रजनन हार्मोन होता है। क्या होता है, जो मुर्गी होती है उसका मुख्य जो प्रजनन हार्मोन होता है वो होता है स्टील वेस्ट्रोल। तो उस प्रजनन हार्मोन की क्या है, नर पशु की गर्दन को छोटा सा कट लगा के उसके अंदर रख देते हैं टेबलेट को, तो उससे क्या है, उसकी प्रजनन क्षमता होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं, मुर्गे के गर्दन पर, मुर्गे की गर्दन पर चीरा लगाकर एक टेबलेट, ठीक है, टेबलेट का नाम भी दे देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेबलेट का नाम आपको ध्यान में रखना है। टेबलेट आप जो पीसी टेबलेट जो आता है वो वाला टेबलेट नहीं है, टेबलेट का नाम क्या है आपका, स्टील वेस्ट्रोल। स्टील आपके स्टील वो नहीं है बर्तन बनाने वाली, स्टील वेस्ट्रोल, ये एक टेबलेट, ये है एक क्या है, हार्मोन होता है। वैसे स्टील वेस्ट्रोल क्या है, आपका हार्मोन है, और किसका है, मुर्गियों का मुख्य जो प्रजनन हार्मोन होता है वो होता है स्टील वेस्ट्रोल, ठीक है। मुर्गे की गर्दन पर चीरा लगाकर एक टेबलेट स्टील वेस्ट्रोल की लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या है, आपका नर मुर्गा है वो किस प्रकार का हो जाएगा, बधिया हो जाएगा, मतलब वो प्रजनन करने योग्य नहीं रहेगा। अब यदि प्रजनन ये इस प्रकार का करते क्यों अपन की मुर्गे को बधियाकरण क्यों करते हैं,
इसलिए करते हैं ताकि अपने को क्या है उससे जो उसकी प्रजनन क्षमता है वो किस में ट्रांसफर हो जाए, उसकी अधिक मीट उत्पादन है जो अपने को उससे क्या है अधिक चिकन की है जो प्रोडक्शन है वो मिल सके। तो इसलिए अपन क्या करते हैं उसके अंदर जो प्रजनन क्षमता होती है उसको समाप्त कर देते हैं। तो उसकी प्रजनन क्षमता समाप्त कर देंगे तो उसकी जो एनर्जी प्रजनन में लग रही है वो एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, मीट के प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और उससे अपने को क्या है ज्यादा मीट मिलने वाला है। ठीक है, ये बात होगी अपनी रासायनिक विधि के अंदर। गर्दन के ऊपर चीरा लगाकर उसमें क्या है स्टील वेस्टोल की टेबलेट लगा देते हैं जिससे क्या है वो मुर्गा आपका बधियाकृत हो जाता है। ठीक है, ये विधियां होगी अपने 3 मुख्य विधियां हैं किसकी, बधियाकरण की। वैज्ञानिक विधियां पढ़ रहे थे। नंबर 1 पढ़ी थी अपन ने, कौन सी पढ़ी थी, वापस भूल गया। नंबर 1 पढ़ी थी रक्तहीन विधि, नंबर 2 पढ़ी थी अपन ने चीरा लगाकर और नंबर 3 पढ़ी अपन ने रासायनिक विधि। अभी देखिए एक टर्म है छोटा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग टर्म भी है, वो आपको ध्यान में रख लेना है क्योंकि बधियाकरण से ही वो रिलेटेड है। और वो शब्द आ रहा है आपके सामने, वो कौन सा है, टीजर बुल। क्या टीजर बुल वही है जिसका अपन बधियाकरण कर देते हैं या कुछ और है? देखिए इसमें आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। ध्यान में रखने वाली चीज क्यों है, अभी अपन वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं। छोटी सी बात को लेके आते हैं वहां से। क्या लेके आते हैं, अपने डायग्राम कहाँ से बनाया था, बड़ा ऊपर बनाया था। ये देखिए अपना डायग्राम प्यारा सा है। ठीक है, अपन ने इस डायग्राम में बात करी थी कि अपने पास 2 प्रकार की नलिकाएं हैं। एक तो वो नलिकाएं जो क्या करती है, आपका स्पर्म्स है जो शुक्राणु है उसका ट्रांसफर करती है, और दूसरी नलिकाएं वो है जो क्या करती है आपको इसको जो वृषण है उसको अंदर भोजन का जो भोजन प्रदान करती है। ठीक है, दोनों बात होगी। अभी अपन ने पहले जब अपन बधियाकरण कर रहे थे उसमें तो क्या करते हैं, दोनों की दोनों नलिकाएं काट देते हैं, तो उससे क्या आप वृषण भी समाप्त हो जाते हैं, आपकी जो शुक्रवाहिनी नलिका वो भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अब जब अपन को क्या करना है, टीजर बुल डेवलपमेंट करना है। देखिए क्या करना है आपको, टीजर बुल का डेवलपमेंट करना है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो आपकी ये वाली नलिका इसको बिल्कुल भी आप क्या है इसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे, नहीं तो ये क्या है बिदक जाती है। बिदकना समझते हो, मतलब उछलने लगती है। तो इसको अपने को क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल सुरक्षित रखना है, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, ये सुरक्षित रहेगी तो क्या है आपके जो वृषण कोश है इसके अंदर जो भी एक्टिविटी है चालू रहेगी, स्पर्म्स का निर्माण चालू रहेगा, इसके अंदर भोजन भी आता रहेगा, इसके अंदर रक्त भी आता रहेगा, इसमें ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती रहेगी। इसको अपन बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। फिर छेड़ेंगे किसको, अपन छेड़ेंगे केवल शुक्रवाहिनी जो नलिका है इसको अपन क्या करेंगे, छेड़ेंगे का मतलब क्या है, इसको कट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो इसको कट कर देंगे तो अपने को क्या होगा, इससे जो शुक्राणु का निर्माण होकर जो इसके जो प्रजनन अंग है, जो रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं, उस वहां तक जो शुक्राणु जाते हैं वहां तक यहाँ से चक्र वो वहां तक शुक्राणु का क्या ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जब यहाँ से शुक्राणु का ट्रांसफर नहीं होगा तो आपका पशु क्या कर पाएगा, प्रजनन नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण तो हो रहा है, क्योंकि अपन ने स्पर्मेटिकोड नलिका इसको तो छेड़ा नहीं है, ये अपना काम तो कर रही है, यहाँ शुक्राणु का निर्माण तो कर रही है, लेकिन इसको ट्रांसफर करने वाली जो नलिका है उसको अपन ने कट किया। जबकि पहले अपन ने क्या किया था, इसको भी काट दिया था, तो यहाँ शुक्राणु का निर्माण ही नहीं हो रहा था और जो इसके वर्षण है वो भी नष्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे वर्षण नष्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल अपन जो ट्रांसफर करने वाली नलिका है उसको कट कर रहे हैं। ठीक है, इससे अपन अभी चलिए वापस बात आ जाते हैं अपन किस पे, अपने टीजर बुल पे। दौड़ के अपन आ गए टीजर बुल पे। तो टीजर बुल कौन सा हो गया आपका, ऐसा बधियाकृत, या बधियाकृत तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन इस प्रकार का जो नर पशु जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, उसकी जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है उसी को कट करते हैं, उसकी जो स्पर्मेटिकोड नलिका होती है उसको एज इट इज रखते हैं। तो उसमें क्या शुक्राणु का निर्माण तो होगा, लेकिन उसमें क्या है शुक्राणु का ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, आपका पशु का प्रजनन उसको मतलब ज्ञापन नहीं करवा पाएगा। उसमें क्या है एक्टिविटी सारी रहेगी, उसमें जो है वो बाकी सारी जो भी एक्टिविटी करता है प्रजनन के दौरान वो सब कर पाएगा, लेकिन क्या है आपके पशु है जो मादा पशु उसको क्या नहीं करवा पाएगा, उसको गर्भित नहीं करवा पाएगा। तो टीजर बुल कौन सा होता है, वह पशु जिसकी शुक्रवाहिनी को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए पशु की जगह अपन इसमें एक चीज और काम में ले सकते हैं, वो कौन सी ले सकते हैं, इसमें आप डायरेक्टली आप सांड कह सकते हैं उसको,
सांड भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अपन इसको किस में काम में ले रहे हैं, गाय के अंदर ले रहे हैं। टेजर वुल कौन सा होता है, गाय में काम में लेते हैं, तो अपन सांड भी कह सकते हैं डायरेक्टली। तो वह सांड जिसकी क्या करते हैं अपन, शुक्र नलिका होती है, उसको क्या करते हैं अपन, शुक्र नलिका को क्या करते हैं, हटा देते हैं या उसको काट देते हैं। तो उससे क्या है, शुक्राणु का ट्रांसफर बंद हो जाएगा और वो क्या है, आपके पशु को गर्भित नहीं कर पाएगा। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या है, शुक्राणु का निर्माण आपका होता है। अभी इसका उपयोग क्या है, टीजर वुल क्यों करते हैं। टीजर वुल का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, टीजर वुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है जो मद में आई हुई गायें होती है या जो हिट में आई हुई गायें होती है, उनका पता लगाने के लिए इसका अपन उपयोग में लेते हैं। ठीक है, मद में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिट पीरियड, हिट मद में आई हुई मद में आई हुई गायों का पता लगाने के लिए किसका काम में लेते हैं, आपको टीजर वुल का काम में लेते हैं। मद में आई हुई गायों का पता लगाने के लिए आप किसका काम में लोगे, टीजर वुल को काम में लोगे। उससे आपको ये क्या है, उसको जो ब्रीडिंग का प्रोसेस तो करेगा लेकिन उसको क्या है, गर्भित नहीं करवा पाएगा। तो उससे अपने को पता लग जाता है कि कौन सी गाय है आपकी क्या है, मद में आई हुई है। क्योंकि आपको जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 गायें हैं, 200 गायें हैं, 500 गायें, जब आप डेयरी फार्म में जाते हैं तो वहाँ हजार हजार गायें भैंसें खड़ी रहती है, तो आपको कैसा पता चलेगा कौन सी गाय आपकी क्या है, मद में आई हुई है। उसके लिए आप क्या करते हैं, टीजर वुल का है जो निर्माण करते हैं, इसका डेवलपमेंट करते हैं। और ये टीजर वुल जब ये प्रजनन की क्रिया करता है, ये प्रजनन तो करता है लेकिन क्या है, आपके पशु को ज्ञापन नहीं करवा पाता। तो उससे क्या है, आपको पता लग जाता है कि ये पशु आपकी जो है नर जो गाय, सॉरी मादा जो गाय है वो क्या है, आपकी मद में आई हुई है। फिर आप उसको क्या है, सेलेक्ट करके जो अपना डिजायरेबल जो आपका नर है उससे आप क्या उसका संकरण करवा देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब इसको आपको पता कैसे लगाना, कैसे लगता है कि आपका जो है, बाई चांस मान ली रात में कोई गाय है वो हिट पीरियड में आई है, तो रात में आपको पता कैसे चलेगा कि वो पशु आपका हिट पीरियड के अंदर आया। तो उसके लिए आपको क्या करते हैं, जो नर जो आपका टीजर वुल होता है उसके अंदर क्या करते हैं, नीली स्याही से क्या करते हैं, उसके जो छाती होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, नीली स्याही लगा देते हैं। क्या करते हैं, नीली स्याही लगा देते हैं। नीली स्याही लगा देते हैं तो क्या करेगा, जो आपका पशु है प्रजनन का काम तो करेगा। जब प्रजनन करेगा, मान लीजिए रात में कर रहा है, दिन में कर रहा है, तो जब वो पशु के जो आपकी मादा पशु उसके साथ में प्रजनन करेगा तो उसके साथ में मेटिंग करेगा, तो उससे क्या उसका जो नीली स्याही है वो उस गाय के ऊपर भी लग जाएगी। ठीक है, उस गाय पे लग जाएगी तो आपको सुबह जब आप देखते हो या जब भी आपको नजर आती है तो आपको क्या लगता है कि उसके साथ में क्या है, आपके टीजर वुल ने मीटिंग करी है। ठीक है, प्रजनन की क्रिया करी है। तो उससे आपको क्या है, उससे आइडिया लग जाता है कि ये पशु आपका क्या है, अभी मद पीरियड में आया हुआ है। ठीक है, क्या है आपका, मद में आया हुआ है। ठीक, इससे क्या है, ये भी ध्यान में रखना आपको किस प्रकार की स्याही उपयोग में ली जाती है, आपकी नीली स्याही उपयोग में ली जाती है। ठीक है, नीली स्याही उपयोग में ली जाएगी। साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान में रखनी है। वो कौन सी चीज ध्यान में रखनी है कि आपके टीजर वुल और गाय का रेशियो कितना रखते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 गायें हैं तो उसके अंदर आप कितने टीजर वुल रखेंगे, तो वो रेशियो रखते हैं आप 10:1, मतलब आपकी 10 गायें होगी और 1 टीजर वुल होगा। इस प्रकार से आप रेशियो रखोगे इसका, टीजर वुल का और गाय का, किसके अंदर, आपके डेयरी फार्म में या जो भी आपका प्रोडक्टिव यूनिट है उसके अंदर क्या है, आपकी 10 गायों पर 1 टीजर वुल रखोगे। ठीक है, इस प्रकार से अपनी बात हो गई कि इस पे बधियाकरण पे डिटेल से एक बार वापस आपको रिवीजन करवा देते हैं। शुरू पे से लेके चलते हैं। ये देखिए आ गए अपन, दौड़ भाग के कहाँ तक आ गए हैं, बधियाकरण पे आते हैं। ये चलिए बधियाकरण पे आ गए। ठीक है, बधियाकरण का मतलब क्या होता है, पशु की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना। उसके बाद में बड़े पशु में 1 वर्ष की उम्र में करते हैं, छोटे पशु में 1 महीने की उम्र में करते हैं। कौन सी ऋतु में करते हैं, शीत ऋतु में करते हैं। उसके बाद में अपने पास मेथड्स थे, 2 मेथड है, पहला ग्रामीण विधि और दूसरी है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, ग्रामीण विधि को अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको अपन कहते हैं हैमरिंग ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस को पीटने वाली जो क्रिया है वो किस में करते हैं, ग्रामीण विधि में करते हैं। उसके बाद में है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि अपने पास है 3 प्रकार की, पहली है रक्तहीन विधि, दूसरी है चीरा लगाकर और तीसरी है रासायनिक विधि। ठीक है, 3 विधियां हो गई। उसके बाद में रक्तहीन विधि अपन ने पढ़ी थी। तो रक्तहीन विधि के अंदर अपने पास 2 क्लासिफिकेशन है, पहला बर्डिजो कास्ट्रेटर के द्वारा, दूसरा है इलास्ट्रेटर के द्वारा। ठीक है, पहला कौन सा है, बर्डिजो कास्ट्रेटर और दूसरा है इलास्ट्रेटर के द्वारा। दोनों में ही क्या है, आपकी जो पशु है
रक्तहीन विधियां हैं। और इसके अंदर इलास्टेटर के अंदर क्या करते हैं आप, रबर की एक रिंग उपयोग में लेते हैं। क्या लेते हैं, रबर की रिंग उपयोग में लेते हैं। उसको आपको इलास्टेटर यंत्र की द्वारा क्या है, वर्षण के ऊपर पहना देते हैं। ठीक है, ये अपने डायग्राम अच्छे से समझ ही लिया था ये। और ये किस प्रकार के पशु में उपयोगी है, बड़े पशुओं में, आपकी गाय भैंस ऊंट वगैरह में उपयोगी है। उसके बाद में अपन ने सेकंड पढ़ी थी चीरा लगाकर, ये किस प्रकार के पशु में उपयोगी है, छोटे पशु में उपयोगी है। मुख्यतः बात करें तो किसमें काम में ली जाती है, सूअर में काम में ली जाती है। इसके अंदर करते क्या है, वृषण को चीरा लगा के बाहर निकाल देते हैं और वृषण को बाहर निकालने के आपका पशु है प्रजनन करने योग्य नहीं रहेगा। इसका डर क्या है, इसकी दिक्कत क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है, इसके द्वारा आप यदि बधियाकरण करते हो तो आप में छूत की बीमारी होने के डर रहता है। दूसरी चीज, और ये कौन से पशु में करते हैं, सूअर में करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट है अपना रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में ये कौन से किस प्रकार के जानवरों में उपयोगी है, पक्षियों में काम में लेते हैं। और मुख्यतः अपने पशुपालन में पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ते हैं, मुर्गा पढ़ते हैं। तो मुर्गे में जो बधियाकरण की विधि है वो कौन सी है, रासायनिक विधि। या फिर ये कहें रासायनिक विधि किसमें उपयोग में ली जाती है, तो आपके मुर्गियों जो मुर्गा होता है उसमें उपयोग में ली जाती है। इसमें करते क्या है, मुर्गे के ऊपर जो गर्दन होती है उस पर चीरा लगा देते हैं और चीरे के अंदर क्या लगा देते हैं, एक टेबलेट लगाते हैं। और वो टेबलेट किसकी होती है, स्टील बेस्ट्रोल की होती है। ठीक है, किसकी होती है, और ये स्टील बेस्ट्रोल होता क्या है, ये मादा मुर्गियों का मुख्य प्रजनन हार्मोन होता है। ठीक है, मुर्गियों का मुख्य प्रजनन हार्मोन होता है, मुख्य प्रजनन हार्मोन कौन सा होता है, स्टील बेस्ट्रोल होता है। वो आपका क्या है, मादा मुर्गियों का जो है मुख्य प्रजनन हार्मोन होता है। उससे क्या है, आपका जो नर होता है वो क्या होता है, बधियाकृत हो जाता है। फिर बात कर रही है अपन ने टीजर बुल की। तो टीजर बुल क्या होता है, जिसकी शुक्रवाहिनी क्या है हटा देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं। इसकी प्रजनन क्षमता है वो है जो इसमें प्रजनन क्षमता तो वैसे वो ज्ञानबिन करवाने की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन इसमें क्या है, शुक्राणु का निर्माण आपका चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है आपकी मध्य में आई हुई जो गायें होती हैं उनका पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या करते हैं, इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो छाती होती है उस पर क्या करते हैं अपन नीली स्याही लगा देते हैं, जिससे अपने को क्या है, जब ये मीटिंग करता है तो उस गाय का अपने को पता लग जाता है, क्योंकि उस गाय के ऊपर भी क्या है, नीली स्याही लग जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसका रेशियो कितना रखते हैं, तो रेशियो रखते हैं अपन 10:1, मतलब 10 के अनुपात में 1 आपका क्या है, टीजर बुल रखते हैं। तो ये बात हो गई अपने किसके बारे में, पूरी की पूरी अपनी बधियाकरण के बारे में। तो ठीक है, आज के लेसन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।